अंडरग्रेड लेवल पे होने चाहिए तकरीबन। मैंने हर चीज इंक्लूड की है और कोशिश करेंगे जितनी हो सके चीजें रिकॉल भी करें साथ, जो इम्पोर्टेंट है, ट्रैक्स हो गए, ठीक है, सेक्शंस हो गए, इस तरह की चीजें। और आज मैक्सिमम हम कवर कर लेंगे। कल की जो रह जाएंगी चीजें वो होंगी रिलेटेड टू क्रेनियल नर्व्स, यानी कि पाथवेज आ गए क्रेनियल नर्व्स के, उनके क्लिनिकल नोट्स। और ब्लड सप्लाई ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड, ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन से रिलेटेड क्लिनिकल नोट्स होंगे कल के लेक्चर में, ठीक है। तो आज उसके अलावा चीजें हो जाएंगी क्योंकि ब्लड सप्लाई सबसे इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल नोट्स में। एक तो ट्रैक्ट्स हैं, हमने पहले भी दफा डिस्कस किए थे पढ़ते हुए, आज भी रिकॉल हो जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्लिनिकल हिसाब से जो है वो ब्लड सप्लाई के क्लिनिकल नोट्स हैं, ठीक है। तो कल फिर हम आराम से डिस्कस करेंगे। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। Recording in progress. आज के लेक्चर में हम न्यूरोएनाटॉमी के क्लिनिकल नोट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें तकरीबन हर वो क्लिनिकल नोट जो एक अंडरग्रेड स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। लिस्ट आपके सामने, इसमें हम देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट्स का वर्टिब्री से क्या रिलेशन है, स्पाइनल टैप क्या है, शेकन बेबी सिंड्रोम, एक्सोनल ट्रांसपोर्ट, फैंटम लिम्ब, मिसेनिया ग्रेविस, डिफरेंट चैप्टर्स से हैं लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट स्टफ है, ठीक है। अपने एग्जाम के लिए भी ये सब चीजें याद करनी है और जो भी एनाटॉमी का टॉपिक है उसके साथ रेलिवेंट चीज को रिलेट करके पढ़ना है। ट्रैक्ट्स की इंजरीज हैं, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड क्लिनिकल नोट्स हैं, उसके बाद कुछ ऐसे हैं जो ब्रेन स्टेम से रिलेटेड हैं, सेरिबेलम से रिलेटेड, देन सेरिब्रम से यानी कि चिलेनसेफ्लॉन और डायनसेफ्लॉन से रिलेटेड है। तो सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो है रिलेशनशिप स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट्स का वर्टिब्रल नंबर के साथ। अब अगर आप रिकॉल करें तो हम एक चीज डिस्कस करते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो टर्मिनेट हो जाती है सेकंड नंबर वर्टिब्री के लेवल पर, ठीक है। और या लिखा होता है कि अडल्ट्स में जो है वो L1 के लेवल पर हो जाती है, बच्चों में L3 तक एक्सटेंड करती है, ठीक है। लेकिन वर्टिब्रल कॉलम जो है, और फिर हम ये बात भी पढ़ते हैं कि स्पाइनल सेगमेंट्स जो हैं वो प्रॉपर कॉक्सीजियल फर्स्ट तक, यानी कि जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो भी 31 पेयर्स हैं और वर्टिब्रीज जो हैं वो 33 हैं। तो ये डिस्क्रिपेंसी क्यों है? स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पहले टर्मिनेट हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। ऐसा ग्रोथ डिस्प्रोपोर्शनेशन की वजह से है, यानी कि जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग बड़ा होता जाता है तो स्पाइनल कॉर्ड उतनी तेजी से ग्रो नहीं करती जितनी तेजी से वर्टिब्रल कॉलम ग्रो करती है। और जब एक एडल्ट में देखते हैं तो वर्टिब्रीज जाहिर है पूरी 33 है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रीज में लंबर वर्टिब्रा नंबर 2 के लेवल पर 1, 2 और 3 डिफरेंट लाइफ टाइम्स के हिसाब से, ठीक है, टर्मिनेट हो जाती है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हम जो वर्टिब्री देख रहे हैं उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड का कौन सा सेगमेंट मौजूद है? तो उसके लिए जो आपके सामने डिस्प्लेड है ये तरीका फॉलो किया जाता है। यानी कि अगर आप सर्वाइकल वर्टिब्री देख रहे हैं और आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि उसके अंदर कौन सा स्पाइनल सेगमेंट मौजूद है, तो आप उस वर्टिब्री के नंबर में 1 ऐड कर लें। फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं सर्वाइकल वर्टिब्री नंबर 3 और हम जानना चाहते हैं कि स्पाइनल सेगमेंट इसके अंदर कौन सा आएगा, तो 1 ऐड करने से C4, यानी जहां पर C3 वर्टिब्री है सर्वाइकल थर्ड, वहां पर स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट C4 होगा। इसी तरह अगर हम अपर थोरेसिक में, अपर थोरेसिक का मतलब है फर्स्ट हाफ यानी T6 तक अगर हम देखना चाहते हैं वर्टिब्रीज और स्पाइनल कॉर्ड का क्या रिलेशन है, तो हम जो भी वर्टिब्री देखना चाहेंगे स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट उसमें वर्टिब्री नंबर में 2 प्लस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देखना चाहते हैं T4 के लेवल पर स्पाइनल सेगमेंट कौन सा है, 2 प्लस करेंगे T6 होगा। लोअर थोरेसिक के लिए चीज चेंज हो जाती है T3, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट के साइज का भी डिफरेंस है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल T8 के लेवल पर देखना चाहते हैं, 3 ऐड करेंगे तो उसके लेवल पर जो स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट है वो T11 है। अब देखें क्योंकि T9 के लेवल पर 12 सेगमेंट्स पूरे हो गए हैं, इसलिए T10 के लेवल पर नंबर सेगमेंट स्टार्ट हो जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड के। इसी तरह 11th के लेवल पर L3 और L4 आ जाते हैं, 12th के लेवल पर L5 सेगमेंट है, फर्स्ट नंबर के लेवल पर सेक्रोल और कॉक्सीजियल सेगमेंट्स आ जाते हैं, तभी L2 पे आकर फिर टर्मिनेशन हो जाती है। नीचे क्या एक्सटेंड करता है, सब रेकोनॉइड स्पेस चेस्ट, जिसके अंदर CSF फिल्ड होता है और क्या बनता है, कॉर्डा इक्वाइना भी वहीं पर है और अल्टीमेटली फाइलम टर्मिनल से अटैचमेंट है। फिर उसके बाद जो टेक्निक हम डिस्कस करेंगे इसको स्पाइनल टैप कहते हैं। बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे हम CSF ड्रेन करते हैं, ठीक है।
सीएसएफ तक अप्रोच करते हैं। अब पर्पस डिफरेंट है इसके, या तो हम सीएसएफ की एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं सीएसएफ को ड्रेन, या तो हम इस तरीके से अप्रोच करके ड्रग्स इंजेक्ट कर सकते हैं सीएसएफ के अंदर कुछ, क्योंकि आप ये चीज है कि ब्लड और ब्रेन का बैरियर है, जो एंटीबायोटिक्स जो मेडिकेशन हम ब्लड में देते हैं वो डायरेक्टली ब्रेन में नहीं जाती। तो अगर कोई ऐसी डिजीज है जो जस्ट ब्रेन को इन्वॉल्व कर रही है, फॉर एग्जाम्पल इंसेफ्लाइटिस यानी ब्रेन की इन्फ्लेमेशन, तो मेडिसिन भी स्पेसिफिक रूट से देनी चाहिए, यानी कि सीएसएफ में इंजेक्ट करके। तो उसके लिए भी हम ये प्रोसीजर अप्रोच करते हैं, इसका नाम है स्पाइनल टैप। फिर इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्पज जिसके लिए टेक्निक यूज हो रही है वो है एनेस्थीसिया, यानी कि बेहोशी। ठीक है, यहाँ हम स्पाइनल कॉर्ड से लंबर वर्टिब्रा नंबर 3 के लेवल से अप्रोच करके, क्योंकि हमें पता है कि स्पाइनल कॉर्ड ऊपर L2 के लेवल पर टर्मिनेट हो गई है, नीचे जस्ट क्या है, नर्व्स एंड कॉर्ड एक्वाइना की। तो अगर हम यहाँ से नीडल अप्रोच भी करते हैं तो सीएसएफ में फ्लोट करने की वजह से वो नर्व्स पुश हो जाती हैं। ठीक है, तो हम इजीली अपनी मेडिकेशन इंजेक्ट कर सकते हैं या सीएसएफ ड्रेन कर सकते हैं। तो 3 मेन पर्पसेस हैं इस प्रोसीजर के, या तो सीएसएफ का एग्जामिनेशन, या ड्रग्स इंजेक्ट करना, या फिर एनेस्थीसिया देना। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक तो आपको लेवल पता होना चाहिए है कहाँ। दूसरी चीज ये पूछी जाती है कि जब आप स्पाइनल टैप करते हैं तो स्ट्रक्चर्स कौन से पेरेस्ट होते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि जब चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करते हैं तो थोरेक्स से कौन से सेगमेंट्स जो हैं वो आप उनसे गो थ्रू करते हैं। इसी तरह एब्डोमेन में भी पढ़ा जाता है कि कोई प्रोसीजर के लिए आप कौन सी लेयर्स में से पास करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप स्पाइनल टैप दें तो सब एरेक्नोइड स्पेस तक पहुंचने के लिए आपको इन सब स्ट्रक्चर से गुजरना पड़ता है, जिसमें स्किन है, सुपरफिशियल फेशिया है, सुप्रास्पाइनस लिगामेंट है, यानी कि जो वर्टिब्री की स्पाइन्स हैं उन सब के ऊपर रन करने वाला लिगामेंट इज सुप्रास्पाइनस लिगामेंट। फिर इंटरस्पाइनस लिगामेंट वो जो स्पाइन्स के दरमियान है, फिर लिगामेंटम फ्लेवम है, फिर एरियोलर टिश्यू है जिसके अंदर वेनस प्लेक्सस है, फिर ड्यूरामेटर, फिर एरेक्नोइड मैटर जाकर पहुंचते हैं उसके नीचे सब एरेक्नोइड स्पेस में। अगर आप रिकॉल करें तो सब एरेक्नोइड स्पेस एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर के दरमियान वाली स्पेस है। ठीक है, तो ये आपकी नीडल है और ये किन स्ट्रक्चर से पास करेगी, अभी हमने बात की स्किन से, उसकी जो सुपरफिशियल फेशियल फैट, फिर सुप्रास्पाइनस लिगामेंट स्पाइन्स के ऊपर है, फिर क्या है इंटरस्पाइनस लिगामेंट स्पाइन के दरमियान का, उसके बाद क्या चीज, उसके बाद आ जाता है बिल्कुल होकर एनेस्थीसिया इंजेक्ट करते हैं या सीएसएफ ड्रेन करते हैं। इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो है शेकन बेबी सिंड्रोम। नाम से पता चल रहा है कि बेबी को अगर शेक करें तो उसको जो साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे वो इसमें होंगे। बेसिकली होता ये है कि बच्चे को खिलाने के लिए अक्सर आपने देखा होगा कि पेरेंट्स जो है ऐसे शेक करते हैं, आगे पीछे मूव करते हैं, झूला देते हैं। ठीक है, तो लेकिन बेबी का ब्रेन बहुत ज्यादा डेलिकेट होता है, डेवलपमेंट हुई नहीं होती, तो ब्रेन ज्यादा सीएसएफ में फ्लोट कर रहा है, इतना वॉयलेंट शेक करने से ब्रेन टू एंड फ्रो मूव करता है और फिर आकर फ्रंट साइड भी स्कल से टच करके वहां कंट्रोल सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि बेबी जो है वो ड्राउजी होने लग जाता है। ठीक है, बॉडी में ट्रेमर, जाहिर है कि न्यूरॉन्स अगर डैमेज हो गए हैं तो उनसे रिलेटेड जो भी फंक्शनिंग है वो सब ट्रबल होगी। ठीक है, जैसे ब्रीदिंग इम्पैक्ट होती है, ईटिंग इम्पैक्ट होती है, बेबी वॉमिटिंग करने लग जाता है। ठीक है, स्किन डिस्कलरेशन होती है, सीजर्स है, झटके लगने शुरू हो जाते हैं और अक्सर बेबी बिल्कुल अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। अब क्या है कि वॉयलेंटली शेक करने की वजह से या तो सब ड्यूरल हीमाटोमा हो जाता है, सब ड्यूरल स्पेस में ब्लड जमा हो जाएगा, या फिर सब एरिकनॉइड स्पेस में ब्लीडिंग, यही वो दो जगह हैं जहां पर ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, अब ड्यूरल सब एरिकनॉइड हेमरेज क्यों है, उन वेसल्स की वजह से जो कोरोइड प्लेक्सस सीएसएफ फॉर्मेशन वाली इतनी वॉयलेंट शेकिंग से वो डिस्टर्ब हो जाती हैं और ब्लीडिंग हो जाती है, और उसके बाद फिर ये कंसिक्वेंसेस आते हैं। इसका एक ट्राइड है सिम्टम्स का, ये याद रखने हैं कि इस तरह की शेकिंग में रेटिना में भी डैमेज हो सकता है। ठीक है, रेटिना के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, और रेटिना की जो आर्टरी है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी और वेन, वो सब एंड आर्टरीज यानी और कोई सोर्स नहीं है,
अगर वो डैमेज हो जाता है तो रिकवरी नहीं है। ब्रेन में स्वेलिंग भी हो सकती है, जैसे इन्फ्लेमेशन के बाद कहीं भी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, अगर ब्लीडिंग नहीं होगी तो ये हो सकता है कि वहां पर एडिमा हो जाए, वो भी इक्वली सीएसएफ की वजह से और स्कल में इंक्लोज होने की वजह से। तो अगर वहां फ्लूइड अकोमुलेट होता है तो प्रेशर सिम्टम्स क्रिएट करेगा, न्यूरॉन्स फिर भी डैमेज हो सकते हैं, और उसके अलावा ब्लीडिंग से भी ऐसे इफेक्ट्स आ सकते हैं। एक्सोनल ट्रांसपोर्ट एंड डिजीज स्प्रेड की बात करते हैं तो एक्सोन पहली बात आती है कि एक्सोनल ट्रांसपोर्ट है क्या। एक्सोनल ट्रांसपोर्ट एक फंक्शन है, एक्सॉन्स का एक तरीका है जिसके थ्रू ये अपने सब्सटेंसेस जो हैं उस सेल बॉडी से टू एंड मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया या एक्सोप्लाज्मिक फ्लो भी कहते हैं, दो तरफ हो सकता है एक्सॉन्स की, अगर तरफ जाता है तो एंटीरोग्रेड कहते हैं, फॉरवर्ड। Recording stopped. Recording in progress. Recording stopped. हाँ जी बच्चों, आप बताएं, आवाज क्लियर हुई है अब? AW भी डाउन आ रही है, मुझे नहीं पता एकदम से क्यों ड्रॉप होगी, पहले तो ठीक चल रहा था। चलिए चले कंटिन्यू करते हैं। इस ना 3 पॉइंट्स पे ज्यादा डैमेज होता है, रेटिना में, ठीक है, वहां पर ब्लीडिंग हो सकती है, उसके बाद ब्रेन में स्वेलिंग हो सकती है, एडिमा हो सकता है, जैसे नॉर्मली कहीं भी चोट लगने के बाद स्वेलिंग हो जाती है ना वैसे, ठीक है, और सब ड्यूरल हेमाटोमा हो सकता है, सब ड्यूरल स्पेस में ब्लीडिंग हो सकती है। Recording in progress. एक्सोनल ट्रांसपोर्ट में ऑर्गेनेलिस के ट्रांसपोर्ट के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो ट्रांसपोर्ट होती है और डिजीजेस कॉज करती है, वो है वायरसेस, ठीक है। मल्टीपल डिजीजेस ऐसी हैं जो एक्सॉन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं उनके वायरसेस, और पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं, जिसमें सबसे कॉमन जो केस है, जो फेमस है, वो रेबीज है। रेबीज यानी कि किसी भी रैबिड एनिमल्स को, यानी कि मैड एनिमल, चाहे वो कुत्ता हो चाहे वो कोई भी ऐसा ओमनिवोरस एनिमल हो जैसे फॉक्स हो सकती है, इनके काटने से हो जाता है। अब इसमें होता ये है कि जहां पे बाइट होता है वहां पे वायरस होता है, वहां पे एक्सटर्नल ट्रांसपोर्ट की वजह से वायरसेस जो हैं वो चले जाते हैं न्यूरॉन्स तक, ठीक है, और ब्रेन तक पहुंचते हैं, जहां जाते हैं वहां पर उसके बाद फिर हाइड्रोफोबिया और डिफरेंट सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। डिफिकल्टी इन सॉल्विंग होती है जिसकी वजह से हाइड्रोफोबिया होता है, लोग पानी नहीं पीते, ठीक है, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं और बॉडी रिजिड हो जाती है अल्टीमेटली,
डेथ हो जाती है। इसी तरह हर्पीस सिम्प्लेक्स और हर्पीस जोस्टर है, इसमें ऐसा भी होता है कि जैसे चिकन पॉक्स होते हैं बचपन में और वो रिकवर हो जाते हैं, उनका वायरस अक्सर डोरमेंट हो जाता है, न्यूरॉन्स के अंदर छुप जाता है, उसके बाद कहीं वो एडल्ट लाइफ में कभी भी इम्यूनिटी कम होने की वजह से किसी स्पेसिफिक डर्माटोम के अंदर अपीयर हो जाता है दोबारा। उसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट डिजीज है जो इस पैटर्न से ट्रांसपोर्ट होती है वो पोलियोमाइलाइटिस है। वैसे जो पोलियोमाइलाइटिस है वो सिंपली ऐसे है कि वायरल डिजीज होती है जिससे जस्ट डायरिया होता है, पेट खराब होता है सिंपली, लेकिन अगर वायरस जो है इम्यूनिटी कम हो और बैरियर्स कम हो प्रोटेक्शन के, तो वायरसेस जो हैं वो न्यूरॉन्स के अंदर डोरमेंट हो जाते हैं और उसके अंदर ट्रेवल करते करते कहाँ तक पहुंचते हैं, एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड तक। अब एंटीरियर हॉर्न का क्या फंक्शन है, एंटीरियर हॉर्न जो है वो बॉडी की मूवमेंट में इन्वॉल्व है, मोटर एक्टिविटी कंट्रोल करता है, यानी कि सारे मसल्स उसके अंडर है। तो जब ये न्यूरॉन्स मोटर हॉर्न तक पहुंचते हैं तो उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इससे क्या होता है, जिस रीजन के एंटीरियर हॉर्न सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं वो वीक हो जाती है और अल्टीमेटली डिसयूज की वजह से एट्रोफी हो जाते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा डिटेल हम आगे इसके रेलिवेंट चैप्टर के साथ डिस्कस करते हैं। तो अभी ये पता होना चाहिए कि एक्सोनल ट्रांसपोर्ट की वजह से ना सिर्फ जो एक्सोन के कंपोनेंट्स हैं, न्यूरॉन से कंपोनेंट्स है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, बल्कि ये एक डिजीज स्प्रेड का भी सोर्स है। फैंटम लिम्ब की बात करते हैं। फैंटम लिम्ब जो है ना, ये एक इस तरह की कंडीशन है कि अगर किसी बंदे की एम्पुटेशन की जाए, यानी कि टांग या बाजू किसी भी रीजन, किसी इंजरी की वजह से या डायबिटीज की वजह से काट दिया जाए, लेकिन उसको फिर भी वहां पेन होता रहे। असल में जो मैकेनिज्म है सेंसेशन की ट्रांसपोर्ट का, वो ऐसे है कि रिसेप्टर से लेकर साइबल कॉर्टेक्स तक पूरे पाथवे में कहीं भी स्टिमुलेशन की जाए, पेन जो है वो रिसेप्टर की साइड पे फील होता है। फॉर एग्जांपल, लिटिल फिंगर से लेकर साइबल कॉर्टेक्स तक पेन का पाथवे, अगर आप अल्नर नर्व को पिंच करते हैं एल्बो के लेवल पर भी, तो पेन लिटिल फिंगर में फील होता है। ठीक है, क्योंकि रिसेप्टर पेन फील करने की एबिलिटी जो है वो कहाँ मौजूद है, रिसेप्टर की साइड पर। तो अगर अब किसी पेशेंट की लिम्ब काट दी जाती है, लेकिन जो जिस जगह पर कट लगाया जाता है वहां पर सेंसर्स मौजूद हैं, तो उसको वैसा ही पेन फील होता रहता है जैसे अगर उसकी लिम्ब होती तो उसको होता। तभी इस कंडीशन को फैंटम लिम्ब कहते हैं। फैंटम वैसे जो है ना भूत के लिए यूज किया जाता है, यानी जो चीज है ही नहीं, लेकिन इस तरह होता है कि चीज शरारत होती रहे, चीज नजर ना आए, तो इसी तरह ऐसी लिम्ब नजर नहीं आती, यानी कि वो होती नहीं है। ठीक है, तो पेन होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो नर्व एंडिंग्स रह जाती है ना यहाँ पर, वो स्टिमुलेट होती रहती हैं, उनके अंदर तो एबिलिटी होती है सेंसेशन कैरी करने की, फ्री नर्व एंडिंग्स के अंदर। ठीक है, फुट का रीजन कट ऑफ हो गया, लेकिन जो लेग के पेन रिसेप्टर्स हैं वो तो मौजूद हैं, फ्री नर्व एंडिंग्स भी मौजूद हैं, तो वो भी पेन कैरी करती रहती हैं। ये प्रेशर सारे सिम्टम्स कैरी करती हैं, और ऐसे हैं जैसे कि जब करंट की वायर जो है वो हर वक्त करंट कैरी कर रही है, बेशक सेंटर से कट भी कर दो, उसके अंदर एबिलिटी है, तो ऐसा होता है। ठीक है, सीनियर ग्रेविस की बात करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का स्ट्रक्चर रिकॉल कर लेते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या होता है कि एक एक्सोनल एंडिंग होती है और उसके आगे एक मसल होता है, तभी इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। होता क्या है कि एक्सॉन टर्मिनल जो है वो एसिटाइल कोलिन रिलीज करता है। ठीक है, मसल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, को निकोटिनिक रिसेप्टर्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, इस न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करते हैं और आगे एक्टिविटी करवाते हैं। अब मिस्थीनिया ग्रेविस एक ऐसी डिजीज है जिसमें ऑटोइम्यूनिटी की वजह से एंटीबॉडीज जो हैं वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स को आकर डिस्ट्रॉय कर देती हैं या फिर उनके साथ बाइंड हो जाती हैं। अब अगर एंजाइम को रिसीव करने वाले टर्मिनल पर ऑलरेडी कोई स्ट्रक्चर, कोई सबस्ट्रेट बाइंड है, तो जाहिर है वो न्यूरोट्रांसमीटर को बाइंड नहीं कर सकता और एक्टिविटी नहीं करवा सकता। तो ऐसी कंडीशन में जो मूवमेंट्स प्रोड्यूस होंगी वो वीक होती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एंटीबॉडीज जो हैं वो प्रोड्यूस होती है निकोटिनिक रिसेप्टर के अगेंस्ट, और वो एसिटाइल कोलिन को बाइंड नहीं होने दे रही। इसकी वजह से जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो सब वीक होंगी, तो इस कंडीशन को मिस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं। ठीक है, मिस्थीनिया ग्रेविस में वैसे जो कॉमनली जो चीजें हमें देखने को मिलती हैं वो ड्रूपिंग ऑफ आईलिड है, यानी कि मस्कुलर वीकनेस की वजह से आईलिड पूरी ओपन नहीं हो सकती,
पेशेंट की लिम्स में इतनी वीकनेस होती है कि वो बाजू उठाकर अपने बाल ब्रश नहीं कर सकता। ऑक्यूलोमोटर मसल्स की वीकनेस की वजह से डबल वीएन होती है, स्पीच इम्पेयर्ड होती है, फेरिंग्स और लैरिंग्स के मसल होने की वजह से स्पीच डिफिकल्टी और स्वॉल्विंग डिफिकल्टी होती है। फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं क्योंकि एकदम एक्सप्रेशन जो दिया जाता है स्विफ्टनेस ऑफ मूवमेंट की वजह से, तेज मूवमेंट कर कर वो चीज नहीं हो सकती, और एक स्टेज ऐसी आती है कि ब्रीदिंग में भी ट्रबल होता है। अब वैसे तो ये मिस्थीनिया ग्रेविस जो है एक्वायर्ड टाइम के साथ आती है, लेकिन एक रेयर फॉर्म ऐसी भी है जो बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसमें यही होता है कि जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स हैं उनकी एबनॉर्मेलिटी होती है, या फिर ऐसा भी होता है कि एक एंजाइम मौजूद है, इसका नाम है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। वो क्या करता है कि जब एसिटाइल कोलिन रिलीज हो जाती है एक्सॉन टर्मिनल पर, तो थोड़े टाइम बाद उसको रिमूव कर देता है ताकि एक्टिविटी जो है वो सबसाइड हो जाए, खत्म हो जाए। तो अगर एस्टाइल कोलिन एस्ट्रेज ही डेफिशिएंट हो, ठीक है, मोटर एंड प्लेट्स पर, और एसिटाइल कोलिन ज्यादा रहे, तो भी प्रोलॉन्ग एक्टिविटी की वजह से भी वीकनेस हो जाती है। तो ये कंडीशन कंजेनिटल मिस्थेनिया ग्रेविस है। एडल्ट की मिस्थेनिया ग्रेविस में क्या है कि एसिटाइल कोलिन जो है वो प्रोड्यूस तो हो रहा है, लेकिन आगे रिसेप्टर्स उसको प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। जो बच्चों वाली फॉर्म है या डेवलपमेंटल टाइप है, उसमें मल्टीपल रीजंस हैं, लेकिन एक टाइप ऐसी है जिसमें एसिटाइल कोलिन की एक्सेस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, प्रोलॉन्ग मूवमेंट की वजह से वीकनेस आ रही है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स की इंजरी से पहले थोड़ा सा ट्रैक्स को रिकॉल कर लेते हैं, उनकी लोकेशन और फंक्शन। असेंडिंग ट्रैक्स में जो डोर्सल कॉलम ट्रैक्स हैं वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर मौजूद थे स्पाइनल कॉर्ड के, और फ्यूनिकुला जिनको हम कहते हैं ये डीप टच, प्रोप्रियोसेप्शन और वाइब्रेशन से रिलेटेड है। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट लेटरल एस्पेक्ट पर मौजूद है, पेन और टेम्परेचर से रिलेटेड है। वेंट्रल या एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट फ्रंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे मौजूद है, लाइट टच से रिलेटेड है। इसी तरह डिसेंडिंग ट्रैक्ट मोटर ट्रैक्ट है, इसमें लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है सबसे मेजर, जो मेन वॉलेंट्री मोटर ट्रैक्ट है, अपर एक्सट्रीमिटीज पाथवे को कंट्रोल करता है, लोअर को भी, ठीक है। और वेंट्रल ट्रैक्ट है जो जस्ट वॉलेंट्री मोटर पाथवे, लेकिन ज्यादा फंक्शनल लेटरल है, ठीक है। अब अगर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट इंजर होगा तो क्या चीज होगी? अभी हमने लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा है कि वो क्या कैरी करता है, पेन और टेम्परेचर सेंसेशन। जहां पर भी स्पाइनल कॉर्ड के जिस भी लेवल पर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट डैमेज हो जाएगा, उससे नीचे की जो बॉडी है वहां पर और कॉन्ट्रालेटरल साइड पर पेन और टेम्परेचर सेंस लॉस हो जाएगी। जैसे इस पिक्चर में दिखाया है कि लंबर वर्टिब्रा नंबर 1 के लेवल पर स्पाइनल कॉर्ड में लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट डैमेज हो गया है, ठीक है। ये जो सर्जिकल नाइफ है साइन है डैमेज का, ठीक है। और ये क्या है? लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। इससे क्या होगा, अब ये राइट साइड का ट्रैक डैमेज हुआ है तो लेफ्ट साइड की लेग में लॉस ऑफ पेन और टेम्परेचर होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये ट्रैक जो है इसमें डिक्यूसेशन होती है, ठीक है। इसी तरह अगर फेसिकुलस ग्रेसिलस और फेसिकुलस क्यूनिएटस में डैमेज होगा, फॉर एग्जांपल C3 के लेवल पर डैमेज होगा, तो और एक चीज याद रखनी है कि ज्यादा जो डिस्टल फाइबर्स हैं वो मीडियली ज्यादा है। यही वजह है कि फेसिकुलस ग्रासिलस जो है वो ज्यादा मीडियल सिचुएटेड होता है, और फेसिकुलस क्यूनिएटस लेटरल होता है, ठीक है। अब इस पिक्चर में जैसे शो किया हुआ है, इंजरी है तो डोर्सल एस्पेक्ट पर, लेकिन डोर्सल के भी लेटरल एस्पेक्ट पर है। तो इस केस में जो डैमेज होगा वो क्या है? वो फेसिकुलस क्यूनिएटस है। राइट साइड का डैमेज हुआ है तो इंजरी भी राइट साइड पर होगी। ऐसा क्यों है? अगर आप ट्रैक्ट को रिकॉल करें तो आपको याद आएगा कि डोर्सल कॉलम जो ट्रैक था उसमें डबल डिक्यूसेशन थी, यानी कि अल्टीमेटली उसने सेम साइड ऑफ द बॉडी को ही कंट्रोल करना है। तो अगर डैमेज हो जाता है तो सेम साइड पे लॉस होगा लाइट टच का, वाइब्रेशन, पोजीशन पोजीशन सेंस का। इसी तरह अगर फेसिकुलस ग्रेसिलस और क्यूनिएटस दोनों इन्वॉल्व हो, यानी कि पूरी डोर्सल कॉलम डैमेज हो, तो भी डिपेंड करता है कि किस जगह पर लियन है। अब एक चीज याद रखिएगा कि जो फेसिकुलस ग्रेसिलस है ना वो सिर्फ T6 के लेवल से नीचे है, ठीक है। अगर T6 से ऊपर पूरे डोर्सल कॉलम वाला रीजन इन्वॉल्व भी होता है तो उसमें फिर जो फाइबर्स हैं वो उस तरह डैमेज नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इससे ऊपर जो है वो ज्यादा डोमिनेंट क्या चीज है? फेसिकुलस क्यूनिएटस मौजूद है। जो प्रॉपर बंडल ऑफ फाइबर्स है वो लोअर लेवल पर मौजूद है, ठीक है।
अब डोर्सल कॉलम में अगर लियन होता है तो क्या होगा, इप्सिलेटरल लॉस ऑफ टच वाइब्रेशन पोजीशन सेंस होगा बिलो द लेवल ऑफ लियन। अब जैसे इस पिक्चर में L1 का लेवल, सब पिक्चर्स में कोशिश की गई है सेम लेवल लिया जाए ताकि आइडिया हो। अब क्या है कि सेम साइड पर, राइट साइड पर क्या होगा, लॉस ऑफ टच वाइब्रेशन पोजीशन, ये सब सेंसेस लॉस हो जाएंगे। इसी तरह अगर डिसेंडिंग ट्रैक्स की बात करें कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक की, इसमें एक चीज नोटिस करने की है कि अगर L1 के लेवल पर राइट कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो है वो डैमेज हो जाता है तो भी इप्सिलेटरल साइड पर साइंस आएंगे अपर मोटर न्यूरॉन लियन के। अब इसमें दो बातें समझने की, पहली बात ये कि इप्सिलेटरल क्यों, ट्रैक तो डिक्यूसेट होते हैं। दूसरी बात ये कि अपर मोटर न्यूरॉन लियन के साइंस क्यों आएंगे। तो पहली बात के लिए याद रखिएगा कि जो डिक्यूसेशन है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक की या डिसेंडिंग ट्रैक की, वो स्पाइनल कॉर्ड में आने से पहले हो जाती है। ठीक है, कहाँ हो जाती है, या तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जब वो ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है, और आ रहे होते हैं वो ब्रेन स्टेम के लेवल पर डिक्यूसेट करते हैं। कहाँ होती है, पैरामिड्स में डिक्यूसेशन होती है अगर आप रिकॉल करें, नहीं तो कहाँ होती है, क्रस्ट सेरिब्री में। ठीक है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में जब भी ये फाइबर आए ऑलरेडी डिक्यूसेट होकर आए हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड में राइट साइड वाले राइट साइड के ही फाइबर मौजूद है, लेफ्ट वाले लेफ्ट के ही है। अब क्योंकि इंजरी डिक्यूसेटेड है ऑलरेडी, ट्रैक राइट साइड पर इंजरी हो रही है, तो इसलिए इप्सिलेटरल यानी कि राइट साइड का डैमेज हुआ तो राइट साइड के ही फाइबर्स डैमेज होंगे। बेशक इनका ऊपर कंट्रोल लेफ्ट साइड पर है, लेकिन जिस जगह पे डैमेज हुआ वहां ये राइट साइड पर राइट के फाइबर्स आ चुके हुए थे। ठीक है, इप्सिलेटरल। दूसरी चीज के अपर मोटर न्यूरॉन साइंस क्यों, क्योंकि जो न्यूरॉन ऊपर से आ रहा था, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आ रहा था, वो मैसेज लेकर आ रहा है, वो डैमेज हो गया है। अब लोअर मोटर न्यूरॉन कहाँ मौजूद होता है इंट्रैक्ट्स का, जहां इसने मसल को सप्लाई करना है। अब क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर तो जस्ट अपर मोटर न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, तो इसलिए इनमें अपर मोटर न्यूरॉन इंजरी के साइंस आएंगे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हेमी कॉर्ड डायसेक्शन कहते हैं। ठीक है, इसको ब्राउन स्कीवर्ट सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हाफ स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाती है। अब हाफ स्पाइनल कॉर्ड जिस साइड पर डैमेज होगी वहां जो जो ट्रैक्स मौजूद होंगे उनसे रिलेटेड वहां पर साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे। अब हमें पता है कि कॉर्ड में क्या क्या मौजूद है, कॉर्ड में स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स हैं, कॉर्ड में कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स हैं, और कॉर्ड में डोर्सल कॉलम लेम्निस्कल सिस्टम है। अब डोर्सल कॉलम लेम्निस्कल सिस्टम क्या करता है, वो इप्सिलेटरल सप्लाई करता है। तो इफ सेम साइड पर यानी राइट है तो राइट ही साइड पर लॉस ऑफ लाइट टच वाइब्रेशन और पोजीशन सेंस होगा। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के बारे में अभी हमने पढ़ा कि डिकोसेशन पहले हो चुकी है, तो इसलिए वो भी सेम साइड पर अपर मोटर न्यूरॉन साइंस प्रोड्यूस करेगा। और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की बात करें तो वो क्योंकि डिकोसेट लोअर लेवल पर आकर होता है, तो ये कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर सेंस करेगा। Recording stopped. अब वैसे 2 मिनट रह गए हैं, पहले मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर कर लूं, उसके बाद हम बाकी निकलेंगे। ठीक है, फैंटम लिम्ब में ये था कि जिस जगह पर पेन बेसिकली ओरिजिनेट होता है ना, वहां वो पाथवे वहीं पे हमेशा पेन फील कराता है। इसका फिनोमिनन ही यही है। ठीक है, कि जहां पर ओरिजिनली पेन होना चाहिए था वो फीलिंग आती है। ये वजह फुल एक पिक्चर के लिए दिया हुआ है, लेकिन इसको ऐसा ही पेन फील होगा जैसे उसकी लेग में होता। लेग इम्प्लिटेशन हुई है तो फुट में होता, क्योंकि रिसेप्टर आगे मौजूद है और नर्व्स पीछे मौजूद है, तो फ्री नर्व एंडिंग्स तो ओपन रहती है ना आगे की सेंसेशन रिसीव करने के लिए। इस वजह से पेन जो है वो फील होता रहता है। ठीक है, उसके बाद ग्रेसिलस में डैमेज हो तो कहाँ अफेक्ट, अगर ग्रेसिलस में हो तो फुट से है ना बेटा, अगर क्यूनिएटस हो तो अपर लिम्ब, ग्रेसिलस हो तो लोअर लिम्ब। ठीक है, अच्छा, आई कैन नॉट प्रिडिक्ट वेयर इंजरी विल अफेक्ट लाइक राइट लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल। बच्चे देखो, जब आपको पूरा पाथवे आता होगा ना और आपको पता होगा वो किस लेवल पर क्रॉस हुआ है, फिर ही आप बता सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया, देखो कि यहाँ जब बंदा एकदम पहले इस पिक्चर में अगर बंदा लिखा हुआ देखता है कि इप्सिलेटरल है,
तो बंदा एकदम ये बात सोचता है कि ये तो क्रॉस हुआ था, तो बात ही गलत लिखी हुई है। लेकिन अगर रिकॉल करो, पता हो कि स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर डिकोसेशन हो गई है, फिर समझ आएगा ना कि इप्सिलेटरल साइड पर डैमेज क्यों है। फैक्ट्स पे 100% ग्रिप के बाद ही उससे क्लिनिकल सॉल्व हो सकते हैं। तभी मैंने पिछली बार आपको ज्यादा एम्फेसाइज नहीं किया था जब पढ़ाया था। ठीक है। अच्छा, लेवल भी देखो ना, L1 है। L1 पे तो आर्म का कोई काम नहीं है, L1 से नीचे तो लेग्स हैं। थोरेसिक होता है या सर्वाइकल ब्रेकियल प्लेक्सस कहाँ से निकलता है? जिस लेवल पे इंजरी होगी तो पता चलेगा ना आर्म है या लेग इन्वॉल्व है। ठीक है। नेक्स्ट मीटिंग